मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यस दोस्तों, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन ये जहान भी तुम आपके कदमों कदमों में होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हो जाइए तैयार, लेकर के आ गए हैं एक नया एपिसोड आपके लिए। हिंदी टेट और सुपर टेट और वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एक बार फिर स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, वन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वन लाइनर आप इसमें क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यस, और मेरे भाई बहन अगर नए हैं तो लाइक एंड कर लेना और सब्सक्राइब करवा देना। यस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है। क्या विदुर शब्द के लिए एक वाक्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की सीरीज में डाल लेंगे। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है, क्या होगा वो? ऑप्शन नंबर ए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर बोलते हैं, या जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको विदुर बोलते हैं, या वह पत्नी जिसका पति परदेश से आया हो उसको विदुर बोलते हैं, या वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विदुर बोलते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, मेरे भाई बहन का बहुत अच्छा कमेंट आ रहे हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है? वेरी गुड, ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि विदुर। जिस विदुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई है उसको बोलते हैं विदुर। वेरी गुड। अब इसके साथ चलते हैं। देखो, हम अभी ये नहीं, हमें सारे ऑप्शन सिस्ट करने हैं। यस प्लीज़ दोस्तों, बने रहिए, बहुत इंटरेस्ट से और आनंद के साथ अपनी क्वेश्चन सीरीज को पूरा करेंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। अब बात आती है ऑप्शन नंबर, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विदुर। जिस शब्द है जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर हो गया। अब बात आती है कि इसका बी का आंसर क्या होगा? जिसकी पत्नी उसके साथ हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो। यस दोस्तों, उसके लिए क्या बोलेंगे? अभी लिख लेंगे मेरे साथ, जिसकी पत्नी उसके साथ है। यस दोस्तों, देखते हैं कि जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको बोलेंगे सपत्नीक। क्या बोलेंगे दोस्तों? सपत्नीक। इसको लिख लेंगे सपत्नीक। क्या बोलेंगे? सपत्नीक। जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको बोलेंगे सपत्नीक। तो हमारा इसका भी आंसर हो गया। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर बोलते हैं, दोनों का आंसर हो गया। बात बोलते हैं थर्ड की, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसे बोलेंगे दोस्तों, लिख लेंगे आगत पतिका। क्या बोलेंगे? आगत पतिका। आगत पतिका, इसको बोलेंगे आगत पतिका। इसका भी आंसर समझ में आ गया। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो आगत पतिका, जिसकी पत्नी उसके साथ हो सपत्नीक बोलेंगे, बड़ी की मात्रा। जिसकी पत्नी मर गई उसको विदुर बोलेंगे। और डी का आंसर आएगा हमारा, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। यस, वह स्त्री जिसकी, मतलब वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसको बोलेंगे विपत्नीक। वी लिखेंगे विपत्नीक, विपत और नीक। यस, तो इससे हमारा देखो 4 आंसर क्लियर हो गए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर कंटेंट पढ़ाने का तरीका आप मेरे भाई बहनों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये गारंटी है दोस्तों कि मेरी मेहनत और बस आपका साथ, एक नंबर 100% इस सीरीज से लेकर जाएंगे आप। श्रेय, श्रेय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो श्रेय ध्वनि होती है किस स्वर के अंतर्गत आती है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यस यस, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। नंबर 1 घोषवर्ण, नंबर 2 ओष्ठवर्ण, नंबर 3 ह्रस्व स्वर, नंबर 4 संयुक्त स्वर। तो श्रेय, यस दोस्तों बहुत अच्छा। तो किसके अंतर्गत, पहले तो ये बताइए कि श्रेय जो ध्वनि है ये घोष वर्ण है, ओष्ठ है, ह्रस्व है या संयुक्त है? तो वेरी गुड, क्या है? डी हमारा ऑप्शन होगा। डी का हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। छोटी सी जल्दी जल्दी चलते हुए इस पर से एक बात कर लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखो, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, क्या 2 या 2 से अधिक व्यंजन जहां पर मिल जाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बात जो मैं अब इंपॉर्टेंट है, इस बात को यहाँ पर आप लिख लेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ।
संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है, पहला व्यंजन होता है, पहला व्यंजन जो होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है। क्या होगा? स्वर रहित, स्वर रहित होगा। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो पहला व्यंजन होगा ना स्वर रहित होगा। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है, ना कि स्वर सहित। अगर कभी पूछने लगे बाई चांस पेपर में यही वाली बात आ जाए कि संयुक्त व्यंजन में पहला जो अक्षर व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है या स्वर रहित होता है, तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन की कुछ नहीं पता कहाँ से बना दे एग्जामिनर, तो क्या होता है? स्वर रहित होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, या ना भी करेंगे तो आप ध्यान से सुनते रहना। बस क्या होता है? स्वर रहित। अब इसके बाद आती है कि सर दूसरा, इसके विपरीत अगर दूसरा जो व्यंजन होगा, विपरीत वाली इसके अलग, जो दूसरा व्यंजन होगा ना इसको लिखेंगे दूसरा व्यंजन। देखो तो प्लीज दोस्तों ये मत समझना कि तो टाइम लगेगा, अगर मैं सारे ऑप्शनों को हिट करूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम का मतलब ये है कि तो पढ़ने वाले के लिए तो कंटेंट चाहिए, कुछ अलग हटके चाहिए, तो बस उस हमारे लिए चाहिए क्या? बस यही तो है ना, आपको और हमें चाहिए क्या? अच्छा कंटेंट चाहिए। दूसरा जो व्यंजन होता है स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, ध्यान रखेंगे, स्वर सहित। और बहुत यूट्यूबर है बस हाँ श्रेय श्रेय त्रय गे छ, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, लगा दिया संयुक्त व्यंजन, चलो जी इसका नेक्स्ट आंसर। प्लीज दोस्तों थोड़ा सा जो यहाँ पे मेन चीज क्वेश्चन बनने वाले हैं, एग्जामिनर का मूड नहीं पता कहाँ से क्या बना दे, तो ठीक है पहला जो होगा स्वर रहित होगा, दूसरा व्यंजन होगा स्वर सहित होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि सर आप ये बताइए कि मतलब संयुक्त व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी वर्णमाला में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपको मेरे भाई बहनों को पहले से ही पता है, मुझे इतनी बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं थोड़ा सा इसमें कौन कौन से होते हैं इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये कै में हलंत नीचे लगा हुआ है, आधा कै प्लस मूर्धन्य से प्लस, अब मैंने बता ए, अब इसका पूरा बना क्षत्रिय वाला 6, तो ये बना इसका पूरा, तो ये तो हो गया 6, समझ में आ गई। और ये आपके पास में है श्रेय, तो 2 हो गए। तो श्रेय भी कैसे बन जाएगा? श्रेय के बारे में छोटी सी जानकारी है, मैं आपको पता है श्रेय कैसे बनेगा। यस, तो श्रेय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहला वाला मैंने क्या बताया था? पहला वाला व्यंजन क्या होगा? स्वर रहित होगा, यानी कि हलंत लग के आएगा, समझ में बात आ गई। दूसरा वाला क्या आएगा? पूरा रे आएगा, है ना। और फिर क्या आएगा? इसको पूरा ए, फिर क्या आएगा? फिर आएगा ए, क्या बन जाएगा? श्रेय। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट का इसका और छोट 2 सेकंड और रुक जाएंगे। जैसे आधा जय है ना, प्लस अइया है ना, प्लस ए, तो क्या बन गया? गे से ज्ञानी। सही है, समझ में बता गई। 3 हो गए। अब एक रह गया, कौन सा रह गया बताइए? 6 त्रय गे और श्रेय, ये भी हो गए ना। 6 भी हो गए, त्रय रह गया, तो त्रय एक बार और देख लेते हैं। त्रय तो आधा, सॉरी, आधा तय प्लस, बोलो, रे प्लस ए इजिकल टू क्या बनेगा? त्रय। तो ये हमारा बन गया त्रय। सही है दोस्तों, मेरे भाई बहन समझ गए होंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज दोस्तों ये ना सोचें कि टाइम पास वाली बात है, एक एक चीज को तो खोल के कुछ बताया जा रहा है, तो ये आपकी इसमें पूरी तैयारी ही हो रही है। अब बात आती है कि सर इसमें हर्ष स्वर क्या होते हैं, ये बता दीजिए। तो देखो सर, यानी सुनो, हर्ष स्वर क्या होते हैं, यानी कि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको मैं ज़्यादा टाइम लगाने का। जिन स्वरों में उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। और बस बात आती है सर ये बता दीजिए हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ए ई उ, है ना, ए ई उ, मतलब अधिकतर और भी हैं आगे, तो ये हर्ष स्वर हो गए। अब आते सर घोष किसे कहते हैं, ये बता दीजिए। घोष किसे कहते हैं? वे व्यंजन होते हैं घोष जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां जो होती हैं, कौन सी तंत्रियां? स्वर तंत्र, स्वर तंत्रियां जो होती हैं, स्वर तंत्रियां जो होती हैं ना, स्वर तंत्रियां, ये क्या होती है? झंकृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? झंकृत हो जाती हैं। क्या? झंकृत, यानी क्या हो जाती है? झंकृत हो जाती हैं। जो स्वर तंत्रियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, अगर पूछने लगे कि झंकृत किसमें होती हैं, घोष में होती हैं स्वर तंत्रियां। व्यंजन को भी बोल देगा आपको,
पर ध्यान रखना व्यंजन से ही सवाल गलत हो जाएगा। अगर स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, वो कहेगा कि वो कहने लगेगा व्यंजन तंत्रियां नहीं, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, उनको हम घोष बोलते हैं। सही है। ह्रस्व में एक मात्रा समझ में बात आ गई, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय, और पुलिप्त में 3 मात्रा का समय। आगे चलेंगे। संयुक्त वर्ण मैंने बता ही दिए। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी चलते के बात कर देते हैं। इनके उच्चारण में केवल नाद। और एक बात ध्यान रखना, देखो छोटी सी प्लीज इसको लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ घोष के बारे में। वो बोलेगा मैंने कि इनके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। ये पूछ लेगा किसके प्रयोग में नाद का प्रयोग होता है, तो प्लीज दोस्तों लिख लेंगे केवल नाद का, केवल नाद का प्रयोग होता है। प्रयोग किसमें होगा, केवल नाद का, घोष में। और नाद क्या होता है, जैसे कि हम सुबह के लिए प्राणायाम यानी कि अपना वो करते हैं, सुबह के बैठ के जब हम इंटेंशन अपने अंदर की भावना को वो करते हैं, ओम का उच्चारण नाद जिसको झंकृत होता है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है ओष्ठ किसे कहते हैं, जल्दी से ओष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों होठों का प्रयोग जिसमें किया जाता है वे होते हैं ओष्ठ। और ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, जल्दी से चलते हैं, और होता है पे, और होता है फे, बे और भे। ठीक है, भा बोलते हैं, और एक माँ होता है। तो ये जो होते हैं ये ओष्ठ होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठे थे फे किस वर्ण के वर्ण है, ये ठे थे फे किस के वर्ण है बताएंगे। संयुक्त व्यंजन है, देखो संयुक्त व्यंजन तो सर ने अभी बताए थे, हैं क्षेत्र ग और अइया, क्षेत्र ग, और ये मैंने आपको अभी बताए थे श्रेय, तो ये तो है नहीं। ठीक है। अनुनासिक है, महाप्राण है, स्पर्श व्यंजन है। तो प्लीज दोस्तों आप इसको अब बताएंगे, जल्दी बताएंगे। यस, हाँ, क्या है, वेरी गुड, ठे थे फे, तो ये है महाप्राण। कौन है, महाप्राण, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। महाप्राण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात लिख लेंगे इसे, इधर इधर लिखेंगे अल्प प्राण, छोटा सा बताऊंगा अल्पप्राण, इधर लिखेंगे महाप्राण। सही है। अल्पप्राण में पहला व्यंजन आता है ए, मतलब इधर वाले में आएगा अच्छा के, तो यहाँ ले दिया आपने खे, का खा, यहाँ लिखेंगे गा, यहाँ घा, का खा गा घा, और यहाँ आ जाएगा अंगा। ये जो आए ये सारे आए अल्पप्राण, ये आए क्या, महाप्राण। दिमाग में बात आ गई। तो इसमें जो है ठे, अब आप लगा लीजिए, ठे क्या आएगा, दूसरे वाले में ही आएगा, तय के बाद थे आता है, पै के बाद फे आता है, तो ये सारे क्या है, महाप्राण हो गए। कौन से हो गए, महाप्राण, यानी कि व्यंजनी वर्ग का दूसरा वर्ण है ना। दूसरे वर्ण सारे क्या आते हैं, महाप्राण की ध्वनि में आते हैं, सीरीज में आते हैं। यानी कि महाप्राण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये आपको पता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में छोटी सी बता देंगे। स्पर्श व्यंजन यानी कि कचरतब, जिनको हम टैट है, ये सारे क्या है, स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपको पता है, श, और ये स और है, ये सब क्या है, 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुनासिक के कौन से होते हैं, चलो छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, बात आती है सर अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो देखो या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्लीज दोस्तों इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर ये पूछने लगे यार अलावा क्या है, तो भैया ये अर्ध स्वर भी हैं, ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे ध्यान, ये अर्ध स्वर भी हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में मेरे में देख लेना, मैंने खूब अच्छी तरीके समझाया हुआ है। संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दिया, अंतस्थ व्यंजन, आगत, प्लीज दोस्तों यहां से देखो पिछली बार सुपर टेट में आया था क्वेश्चन, आगत व्यंजन कौन से होते हैं, प्लीज दोस्तों उसको बताएंगे। आगत व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखो जहां पर जा और फा, जहां पर ये चीज लगी हो, ये बिंदी, तो ये होते हैं आगत व्यंजन। अनुनासिक के बारे में बताते हैं सर, ये अनुनासिक की बता दीजिए। तो पंचमाक्षर अंगा, ध्यान, अंगा बोलो, अइया, अणा, ना और मा, ये सारे पंचमाक्षर क्या है, अनुनासिक हैं। स्वर के आधार पर हम इनको कितने भागों में, 2 भागों में बांट देते हैं, अल्पप्राण में और महा। अगर पूछ ले स्वर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, स्वर ने श्वास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2, अल्पप्राण और महाप्राण।
मतलब कि वर्णमाला को स्वर के वर्णमाला को एंड किसके श्वास के आधार पर दो भागों में पूछ लेगा आपको। वर्णमाला को श्वास के आधार पर, वर्णमाला को अगर पूछे श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। और दो भागों में कौन कौन से हैं वो? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन से गूंज होती है उसे कैसे व्यंजन कहते हैं? ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों में से है। ये वो नहीं है जो पहले स्टैंड में चले हैं जी, इसका क्या है, इसका क्या है, ये नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, खुद पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना। तो बताएंगे, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है वे कैसे व्यंजन होते हैं? महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं? प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। देखो मैंने घोष के बारे में बता दिया था, अभी महाप्राण को बता दिया, अल्प प्राण बता दिया और अघोष बता दिया, सारे बताए। अब प्लीज गलत मत करना, जल्दी बताना क्या होगा वो। वेरी गुड। जिन कंपन यानी गले में गूंज कंपन होती है, क्या होंगे वो? वेरी गुड, यानी कि घोष होंगे। क्या होंगे? घोष। समझ में बात आ गई? और देखो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, घोष को ही सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई नहीं बताता, बहुत कम बताते हैं। घोष को ही सघोष बोलते हैं। इन चीजों को कभी कभी कहीं पर लिखा हुआ सघोष क्या होता है, तो सघोष को ही घोष बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमारा ऑप्शन हो गया बी इज द करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, यानी कि अब महाप्राण। अब बात आती है महाप्राण में, जरा जल्दी से बताता हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वो महाप्राण होते हैं। समझ में बात आ गई? और महाप्राण में सेकंड वाला, यानी कि हर एक व्यंजन वर्ग का सेकंड अक्षर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे जो मैंने अभी बताया था आपको उस तरीके से, सही है। अल्पप्राण क्या होता है? प्रथमाक्षर पहला तीसरा चौथा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा अल्पप्राण। अब अल्पप्राण का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती, ध्यान रखेंगे, नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अघोष। अल्पप्राण में कम वायु निकलती है, महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। और अघोष में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती। और घोष और सघोष में क्या होता है? कंपन होती है। सही समझ में बात आ गई? तो प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अधिक वायु निकलना गले से महाप्राण, कम वायु निकलना अल्पप्राण, है ना। घोष में क्या होता है? कंपन गूंज से निकलती है, तो घोष या सघोष। कंपन से नहीं निकलती है तो अघोष। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। प्लीज दोस्तों यही अपना कंटेंट है समझाने का। शुरू में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ कि शुरू में हमारा कुछ ऐसे हैं कि जी आंसर लगाइए, चलो कुछ दिन अगर जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपका इतना भला हो रहा है कि एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यहाँ से। भले से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 5 करे हैं आपने, 5 का मतलब है आपने 20 क्वेश्चन कर लिए। सही है ना। अंगा और आहा, अंगा आहा कौन सा वर्ण है? अयोग वहा है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, उपरोक्त सभी। प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे आप, इसका आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अंग, अंग और आहा कौन सा वर्ण है? अयोग वहा है, अनुनासिक है, अनुस्वार है या उपरोक्त सभी? वेरी गुड, जल्दी बताएंगे क्या होगा। वेरी गुड, मेरे भाई बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अयोग वहा। अंगा और आहा एक अयोग वहा है। क्या है ये? अयोग वहा। अब सर बात आती है अयोग वहा के बारे में, बताइए ये अयोग वहा होते क्या हैं? यानी कि सुनो, मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब हमारी वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला में इनका स्थान जो होता है स्वर के बाद आता है। अयोग वहा का किसके बाद आता है? स्वर के बाद। प्लीज इस चीज को नोट डाउन करो। अभी अहीं से क्वेश्चन बन गया, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि बताइए वर्णमाला में किसका स्थान स्वर के बाद आता है। बन गया ना, बन गया क्वेश्चन। तो लिखेंगे वर्णमाला में, लिख लो ये वाली बात, वर्णमाला में वर्ण इन यानी कि अयोग वहा का स्थान, लिखो अयोग वहा का स्थान, अयोग वहा का स्थान स्वरों के बाद आता है। लिख लो, स्वरों के बाद आता है। प्लीज दोस्तों लिख लो, है स्वर क्या किसके बाद आता है? स्वर के बाद। स्वरों के बाद आने वाले अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और आहा होते हैं। समझ में बात आ गई। और व्यंजनों से पहले होता है, ध्यान भी रखना।
स्वर के बाद और व्यंजनों से पहले। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नया बना, आपसे पूछ लेगा स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कौन होते हैं, तो अयोगवाह होते हैं। आगे ना आगे बात, तो क्वेश्चन नहीं पता कहाँ से बन जाए, समझना बात को। स्वर यानी स्वर के बाद व्यंजनों से पहले अयोगवाह आते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो है इस तरीके से, अगर ये इसका ये बिंदी है, इसको इसको बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं, अनुस्वर, अनुस्वर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, ध्यान रखना, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको अनुस्वर बोलते हैं। समझ में बात आ गई। अब सर थोड़ी सी बात और बता दीजिए, क्या कि अनुस्वर क्या होता है, इसका उच्चारण, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, समझना बात को। अनुस्वर यानी कि ये जो है अनुस्वर, मैंने बताया था ना, अनुस्वर, अनुस्वर इसका जो उच्चारण होता है नाक से, किससे, नाक से, इसका नाक से होता है, इसका नाक से किया जाता है इसका उच्चारण। और इसके उच्चारण के बाद जो होता है, कई उसी वर्ण के सिर पर, जैसे कि क्या होता है, उसी वर्ण के सिर पर आपने देखा होगा, ये इसका साइन होता है, इसी के ऊपर ये क्या है, बिंदी के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए रंग, है ना, रंग हो गया, और जंगल, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं, समझ में बात आ गई। तो जंगल क्या है, जय में, जय तो क्या है आधा, फिर इसमें ये अंगा, क्या लगा, आ की मात्रा, तो आ क्या है, उसके ऊपर लगा हुआ है, ध्यान से समझना, जिसके साथ बोला जाता है उसी के साथ ही लगाया भी जाता है। क्या समझ में आता है, अनुस्वार। और सर आय, और इसकी क्या बनती मैंने आपको बता दी। अनुनासिक के बारे में जरा सी बात समझ लो, जल्दी से चलते हैं आगे। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका भी सम्मिलित हो जाए, मुख तो है ही है ना, मुख तो है ही है, और प्लस नासिका, नाक और मुख दोनों को सम्मिलित रूप से जब उच्चारण निकलते हैं साथ में होकर के, तो उसमें बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, समझ में बात आ गई। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओष्ठों की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने प्रकार बताए गए हैं। जी दोस्तों, कई बार हर एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, प्लीज आप बताओ। 5 4 3 2, ओष्ठों की स्थिति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई बहन आंसर दे रहे हैं, 2 में, यानी कि डी 4 इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वो होठों की जो स्थिति होती है 2 टाइप्स की होती है। अब सर इतना बता दीजिए, जो 2 टाइप की होती है कौन कौन से होती है, तो लिखो, मैं बताता हूँ। अवृत्तमुखी लिखो, नंबर 1 पे आएगा अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, जल्दी लिख लो फास्ट, अवृत्तमुखी। नंबर, इसको हम व्रतमुखी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, सॉरी, अवृत्तमुखी। नंबर 2 पे होगा व्रतमुखी, व्रतमुखी, ठीक है। तो अव्रतमुखी, व्रतमुखी, 2 प्रकार के होठों की स्थिति के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 वर्गों में विभाजित किया हुआ है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पर। इस स्टेज माइंड बिल्कुल नहीं, दिमाग में टेंशन बिल्कुल नहीं, दुनिया टेंशन देने के लिए है, बिल्कुल नहीं, मोटिवेट होते रहना है, हमेशा अपने टारगेट पे हिट रहना है, प्लीज। कुछ समय की बात है जब दुनिया आपके पीछे पीछे हो जाएगी, बस अभी तो तुम आप दुनिया के परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, सबका समय आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, वह कैसा व्यंजन होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है, स्पर्श होते हैं, पार्श्विक होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं, या संघर्षी होते हैं, तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि जब जिह्वा मुंह की दोनों ओर से बाहर निकलती है तो पार्श्विक होते हैं। कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ध्यान रखना। जिन व्यंजन उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा वायु के दोनों ओर से निकल जाती है, वे पार्श्विक व्यंजन होते हैं, ठीक है। और भैया हमें अब एक बात बताइए कि पार्श्विक व्यंजन होते कौन से हैं, तो लिखो, हिंदी में, हिंदी में केवल, लिखो, हिंदी में केवल ले, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ले, हम मतलब खड़ी बोली मेड साइड तो इसमें ले बोला जाता है, पर ला इसका शुद्ध उच्चारण होता है। तो ला व्यंजन ही पार्श्विक है। क्या है, ला व्यंजन क्या है, ला जो व्यंजन है क्या है, ये पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ला
हिंदी में सही शुद्ध उच्चारण ला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन बता दिया, इस पर संघर्षी बता दिया, संघर्षी बता दिए, पीछे सारी पे बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण ध्वनि। प्लीज दोस्तों देखो इसमें तो मैं अब ज्यादा मेरे को मत कहलवाओ, आप खुद ही बताएंगे। तो मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे, इसके क्वेश्चन कमेंट कर देंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, महाप्राण कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, दूसरा और चौथा, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाली बस। सेकंड फोर्थ वाली बस में तो बैठना है, महाप्राण जाना है। तो जल्दी से दूसरा चौथा। तो दूसरा किस में है, का पहला वाला है, ता पहला वाला है, गा का खा गा ये तीसरा वाला हो गया। तो हमें तो दूसरा वाला चाहिए, तो क्या आएगा, घा, यानी कि 4 इज अ करेक्ट आंसर। आवर इज 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। भैया ऊष्म व्यंजन मैंने सबसे पहले बताए थे, सबसे पहले बताए थे ऊष्म व्यंजन। बच्चे प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे, ऊष्म व्यंजन मैंने सबसे पहले बता दिए थे आपको। यस, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, लुंठित को कहते हैं संघर्ष। देखो ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन बदल रहे हैं, प्लीज देखना क्वेश्चनों को, देखो समझो। और भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, ऊष्म व्यंजन ये नहीं है। तो ये तो सबको, आपको ही पता है, मुझे भी पता है ना, आपको ही पता है, मेरे भाई बहन सबको पता है। अब क्वेश्चन बदल गया है ना, तो क्वेश्चन बदले हैं, ट्रेंड बदला है, क्यों उसी तरीके से हम आपको अपडेट रहना है। पिछली बातों में नहीं चलते रहना है यूट्यूब बस वही यही क्वेश्चन चलाए रहे हैं। प्लीज दोस्तों समझो बात के लिए, है ना। तो निम्न में से ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित को कहते हैं, संघर्षी को कहते हैं, अल्पप्राण को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं। तो जल्दी बताएंगे प्लीज। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसको, संघर्षी, यानी कि संघर्ष रगड़ करके क्वेश्चन जो आपस में व्यंजन को बाहर जो निकलते हैं, संघर्ष करके निकलते हैं, स्पर्श हो करके निकलते हैं, संघर्ष करके, तो क्या बोलते हैं ये, संघर्षी, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो क्या होते हैं, ऊष्मीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऊष्मीय कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है। सर ये बताइए कि इसमें लुंठित कौन सा होता है, लुंठित, लुंठित को मैंने आपको भी बताया था। लुंठित को भैया एक बात और लिखो, जल्दी लिखो, लुंठित को लोठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लो लोड़ित, ये क्वेश्चन आया था, लोड़ित। और ये होता क्या है, मैंने अभी पीछे बताया था, यानी रा को लुंठित या लोड़ित भी कहते हैं। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण के बारे में अपने उन्होंने बात कर ही ली थी। अब 10 क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलो 9 क्वेश्चन ये रहा फिर अपनी स्क्रीन पर। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को निम्न में से चयन कीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को निम्न में से चयन कीजिए। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला। प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह भैया क्या कहते हैं, अरे वर्णमाला ही तो कहते हैं। स्वर व्यंजन तो वर्णमाला, वर्णमाला के 2 प्रकार बन जाते हैं, सही है ना। तो क्या बने, वर्णमाला, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक तरीके को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि 3 इज अ करेक्ट आंसर। चलो सर आगे बताइए, ये रहा देखो अपना स्क्रीन 10 क्वेश्चन। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है। अब मैं नहीं बताऊंगा, देखो मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की सहायता ली जाती है, वह कैसे स्वर हैं, अनुनासिक हैं, निरानुनासिक हैं, दीर्घ हैं, स्वर हैं। देखो कंटेंट देखो, क्वेश्चन देखो प्लीज दोस्तों की बदल चुके हैं, ट्रेंड बदल गया है ना, तो क्वेश्चन भी बदलने पड़ रहे हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, उसको प्लीज क्या कहते हैं, अनुनासिक, निरा अनुनासिक, दीर्घ या ह्रस्व। देखो मेरे भाई बहन को पता है, देखो दीर्घ स्वर की तो भैया यहाँ बात ही नहीं हो रही है, आपको पता है। और निरानुनासिक की सर कुछ होता भी नहीं है, तो सर का होगा क्या, अनुनासिक होगा। अनु यानी कि मुख और नाक दोनों आगे भैया, मुख और नाक, तो क्या ले लेंगे, अनुनासिक ले लेंगे। ए इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं। बात करते हैं किसके ऊपर, और हो गया ना, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसीलिए पुस्तकालय से ले ली। तो अब इसमें बताना है हमें, क्या बताना, सही वाक्य का भेद बताना है। तो ये विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे आंसर का आपका इंतजार है। ठीक है, जल्दी से प्लीज
जल्दी बताएंगे क्या होगा। वेरी गुड, क्या होगा, यानी कि ये कह रहे हैं पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए, जो कि, ताकि, मिश्रा जी की, है ना, अगर ये शब्द लगे हैं इसलिए आ जाए, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। एक मुख्य वाक्य, एक प्रधान वाक्य, जहां पर दो वाक्य मिल जाते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है भैया, मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अपनी स्क्रीन पर। तो मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से की संबंध नहीं रहता, कहते, क्या कहते हैं उनको, यानी कि जो मनोभावों को प्रकट करने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं जिनका वाक्य से संबंध ही नहीं रहता, उनको हम कहते हैं विकल्प बोधक व अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय या अनुबद्ध बोधक अव्यय। तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। देखो अगर मनोभावों की बात आ जाए ना तो आपको तो पता है, हर्ष उल्लास क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। वेरी गुड, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, ये है हर्ष उल्लास जो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, दुख में भी हो सकता है, सुख में भी हो सकते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यस दोस्तों, यहाँ पर अपनी सीरीज आज की होती कंप्लीट। क्वेश्चन भले से चाहे कम थे, पर हमने अगर 12 क्वेश्चन का मतलब है कि हमने 40 क्वेश्चन के समथिंग हम पहुंच भी गए होंगे। तो थोड़ा बेस्ट बने रहिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, अपनी फैमिली है तो यस, आपको आपके आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी वीडियो को करता हूँ क्लोज। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।